और अब सबके लिए जरूरी है यूपी। क्यों? उसकी बहुत बड़ी वजह है। 4 जून को नतीजे आए और इन नतीजों में सबसे ज्यादा यूपी ने चौंकाया। इंडिया और एनडीए दोनों को चौंकाया। इंडिया को इसलिए क्योंकि उम्मीद से ज्यादा जीत मिली और एनडीए को इसलिए क्योंकि जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा नुकसान हो गया। और यह नुकसान पूर्वांचल से हुआ, वही पूर्वांचल जहां से प्रधानमंत्री तीसरी बार सांसद बने हैं। लेकिन इस तीसरी जीत का मार्जिन जो 1,60,000 के करीब है, प्रधानमंत्री की जीत के लिहाज से इतना कम है कि विपक्ष को प्रधानमंत्री पर निशाना साधने का मौका मिल गया। बीजेपी को बहुमत नहीं मिला तो इसे नैतिक हार से पीएम के जोड़ा गया। एनडीए के साथियों को मंत्रिमंडल में भरपूर जगह नहीं मिली तब प्रधानमंत्री पर सवाल दागे गए। और अब जब जीत के बाद पहली बार प्रधानमंत्री काशी पहुंचे तो विपक्ष ने उन पर सवालों की बौछार कर दी। पीएम की सियासी साधना और सवालों के बीच देखिए हमारी ये रिपोर्ट। और क्या है ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आइए देखते हैं इस वीडियो के। काशी के लोगों ने तो सिर्फ एमपी नहीं बल्कि तीसरी बार पीएम भी चुना है। स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर ये लड़ गई होती, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। हस्तौ वृक्षालणम मेधि जदो यदः। ये सब मैं समझता हूँ कि केवल मार्केटिंग और केवल एक इवेंट का कार्यक्रम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी को इससे बाहर निकलना चाहिए। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद काशी की धरती पर पीएम मोदी पहुंचे। मेरी हर सांस इस देश के नाम हो जाए। और काशी की धरती से उन्होंने किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की। आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये राशि ट्रांसफर हो गई। बहुत जोरदार तालियों से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः अभिवादन करते हैं। इस दौरान पीएम मोदी स्वयं सहायता समूहों के 30,000 से अधिक सदस्यों को प्रमाण पत्र भी दिया। कृषि सखी दीदी ममता सिंह बरगाई, इसके उपरांत ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल से मेघालय की लहुसा लिंकाई, और इनके बाद आएंगी उत्तर कन्नड़ कर्नाटका से श्रीलता राजीव हेगड़े जी, हमारी कृषि सखी दीदी श्रीलता राजीव हेगड़े जी। और इनके बाद हमारी अगली कृषि सखी दीदी हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से मीरा पाल। साथ ही तीसरी बार वाराणसी से जीतने के लिए काशी की जनता का अभिवादन भी किया। काशी के लोगों ने तो सिर्फ एमपी नहीं बल्कि तीसरी बार पीएम भी चुना है। इसलिए आप लोगों को तो डबल बधाई। साथियों, इस चुनाव में देश के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो वाकई अभूतपूर्व है। काशी की धरती पर पीएम मोदी ने कहा कि जनता का विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है और 60 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सरकार ने हैट्रिक लगाई है। बहुत कम ही देखा गया है कि कोई चुनी हुई सरकार लगातार तीसरी बार वापसी करे। लेकिन इस बार भारत की जनता ने ये भी करके दिखाया है। ऐसा भारत में 60 साल पहले हुआ था। तब से भारत में किसी सरकार ने इस तरह हैट्रिक नहीं लगाई थी। किसानों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों के बेहतर भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है।
अभी तक देश के करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खाते में 3.25 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां वाराणसी जिले के किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर विपक्ष हमलावर दिखा, इसे मार्केटिंग इवेंट करार देने लगा। कांग्रेस नेता अजय राय ने आरोप लगाया कि मोदी की सभा में वो किसान थे जिन्हें बीजेपी की टोपी पहनाकर बिठाया गया, लेकिन असली किसान आहत हैं और उनसे मिलने और उनका दुख दर्द सुनने पीएम में साहस नहीं। ये सब मैं समझता हूँ कि केवल मार्केटिंग और केवल एक इवेंट का कार्यक्रम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी को इससे बाहर निकलना चाहिए और किसानों का दुख दर्द जानना चाहिए। अब उनसे वही किसान मिलेंगे जिनको टोपी पहनाया जाएगा, जिनको उनका पूरा बड़ाई कराया जाएगा मोदी जी से। मैं तो आग्रह करूंगा मोदी जी से कि जिन किसानों की ज़मीन जो योजनाओं में जा रही है, जैसे ट्रांसपोर्ट नगर के किसानों से मिलिए, कम से कम उनकी बात सुनेंगे तो ये उससे जो वस्तु स्थिति है, जो किसानों का दर्द है, दुख है, वो आप सुन पाएंगे। भले ही पीएम मोदी काशी की धरती पर किसान सम्मान निधि की राशि जारी करने और उनका धन्यवाद करने पहुंचे थे, लेकिन विपक्ष इसे पॉलिटिकल एजेंडा करार दे रहा है। वहीं उनका मानना है कि पीएम मोदी को इस बार काशी की जनता के साथ साथ यूपी की जनता ने भी नकार दिया है। शायद नाराज कि पहले चुनाव हार रहे थे, फिर बामुश्किल 1 लाख 1.5 लाख वोट से जीते हैं, तो 14 दिन बाद आए हैं। इस बीच में विदेश घूमते रहे, जहां जहां काम करते रहे, पर वाराणसी की फिक्र नहीं आई। जो किसान सम्मान निधि बताई गई थी, तब से बिजली के दाम बढ़ गए, खाद के दाम बढ़ गए, मजदूरी के दाम बढ़ गए, पानी का दाम बढ़ गया, सब कुछ तो बढ़ गया, पर सम्मान निधि वही। और इनके बाद हमारे हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं की, इस बार वाराणसी में पीएम मोदी की जीत फीकी नजर आई। जिस प्रचंड जीत की उम्मीद बीजेपी लगाए बैठी थी, वैसा होता नहीं दिखा। पीएम मोदी को कुल 6,12,970 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के अजय राय को 4,60,457 वोट मिले, यानी जीत का अंतर सिर्फ 1,52,513 वोटों का रहा। यानी मोदी जीत तो गए, लेकिन पीएम की जीत न तो भव्य दिखी और न ही राहुल के जीत के आसपास। ऐसे में राहुल गांधी के प्रियंका वाराणसी में जीत जाती वाले बयान ने जख्म में नमक छिड़कने का काम किया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर प्रियंका पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में होती तो वो बम्पर वोटों से जीत जाती। वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री, और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती, तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। आखिर यूपी में बीजेपी की हार की वजह क्या रही? तो इसका सीधा सीधा जवाब है यूपी के 2 लड़कों का कमाल। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन राहुल अखिलेश उनकी राह में रोड़ा बन गए। एक तरफ बीजेपी राम मंदिर और मटन मंगलसूत्र के मुद्दे पर चुनावी मैदान में थी, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन संविधान के साथ पीडीए के फॉर्मूले पर चुनावी मैदान में था। Over the last 10 years, the BJP has attacked the constitution. They attack the constitution when they make one community fight with another community. They attack the constitution when they try to impose one idea, one language, one culture on this country. Before this election, BJP leaders clearly stated that they will destroy this constitution, change this constitution, throw this constitution in the rubbish bin. पीएम मोदी ने हर वो कोशिश की जिससे दोनों को रोका जा सके, उन्हें शहजादा तक करार दे दिया, लेकिन शब्दों के वार का जवाब दोनों ने जबरदस्त दिया। कांग्रेस के शहजादे ने भी छुट्टियों की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी के शहजादे के तो शायद सदमा लग गया होगा। कह रहे थे कि बनारस में मोदी चुनाव हारने वाला है। पता नहीं बार बार साइकिल पंक्चर होने का सदमा है या कांग्रेस वाले शहजादे की संगत का असर है। मैं देश का
बेटा हूं, आपका बेटा हूं, भाई हूं, राजा मोदी जी हैं। जो घबराए हुए लोग हैं वो हम लोगों को शहजादा बोल रहे हैं। इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। 4 जून को जब नतीजे आए तो बीजेपी को करारा झटका लगा। जिस यूपी में वो 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, उस यूपी में 33 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी को 33 सीटें मिली, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 37, कांग्रेस को 6, आरएलडी को 2, अपना दल एस को 1 और आजाद समाज पार्टी को 1 सीटें मिली। यानी मोदी मैजिक पूरी तरह से फेल हो गया और यही वजह रही कि वाराणसी क्षेत्र के 12 में से 9 सीटों पर बीजेपी को करारी हार झेलनी पड़ी। मोदी मैजिक के सहारे वाराणसी क्षेत्र को साधने का बीजेपी का प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो गया और वाराणसी, भदोही और गठबंधन की सीट मिर्जापुर को छोड़कर जौनपुर, मछली शहर, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज, गाजीपुर, घोसी, लालगंज, आजमगढ़, बलिया समेत बीजेपी बाकी के 9 सीटें हार गई। राजनीतिक पंडित इस दौरे को 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा से भी जोड़कर देख रहे हैं। उनका मानना है कि पीएम मोदी ने काशी का दौरा कर 2027 की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि पीएम के इस काशी दौरे के मायने क्या है, इसे जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। तो इधर प्रधानमंत्री मोदी काशी के दौरे पर हैं, उधर दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे को लेकर उन्हें घेरने की कोशिश की। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से काशी को लेकर 9 सवाल दागे हैं। वो सवाल पूछे गए हैं, आपको हम दिखाते हैं कौन से सवाल प्रधानमंत्री के सामने जब पहली बार जीत के बाद प्रधानमंत्री पहुंचे। पहला सवाल, 20,000 करोड़ रुपए के बावजूद भी गंगा भारत की सबसे प्रदूषित नदी अब तक क्यों है? पहला सवाल जो कि पूछा गया है कांग्रेस की तरफ से। दूसरा सवाल देखिए, लोकसभा चुनाव को उसको लेकर पूछा गया कि चुनाव के दौरान वाराणसी में 33 उम्मीदवारों के नामांकन क्यों खारिज किए गए। आपको बता दें, ये जो उम्मीदवार थे अलग अलग पार्टियों से थे, कोई निर्दलीय खड़े थे, ऐसे तमाम 33 उम्मीदवार जिनके नामांकन खारिज हो गए, इसको लेकर भी कांग्रेस ने सवाल दागे क्योंकि इस पर हमला पहले भी होता रहा है। तीसरा सवाल, क्यों बीएचयू के कार्डियोलॉजी विभाग में 47 में से 41 बिस्तर पिछले 2 वर्षों से इस्तेमाल में नहीं है, यह भी पूछा गया। जब प्रधानमंत्री सांसद है, इस लिहाज से यह सवाल बेहद अहम हो जाता है। चौथा सवाल आपके सामने बीएचयू को लेकर ही चौथा सवाल दागा। बीएचयू में महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण के मामले में भाजपा के आईटी सेल के सदस्यों पर एक्शन होगा, यह सवाल प्रधानमंत्री से वाराणसी में रहते वक्त जब पूछा गया है तो इसके मायने बेहद गंभीर हो जाते हैं। पांचवा सवाल आपको दिखाते हैं और यह वाराणसी पोर्ट को लेकर के सवाल दागा गया। वाराणसी पोर्ट क्यों फेल हुआ, अब इसे अडानी को क्यों बेचा जा रहा है, यह सवाल भी प्रधानमंत्री के सामने रखा गया। इसके अलावा छठा सवाल आपके सामने माफ कीजिएगा, 1/3 प्रधानमंत्री वाराणसी में एक भी नए स्कूल या फिर अस्पताल खोलने में क्यों विफल रहे। प्रधानमंत्री मोदी के लिए खुद जब वो वहां से सांसद हैं तो ऐसे में उनके खिलाफ इस प्रकार के सवाल अहम हो जाते हैं और जीत की मार्जिन को इससे सीधा सीधा जोड़ा गया है। इसके अलावा वाराणसी में एक अहम समस्या मैला ढोने के कारण 25 लोगों की जान क्यों गई। प्रधानमंत्री के रहते अगर मैला ढोने की समस्या से जान जाती है तो ये अपने आप में एक विडंबना है आज के दौर में। 8वां सवाल देखिए जो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से पूछा, प्रधानमंत्री ने वाराणसी के उन गांवों को उनके हाल पर क्यों छोड़ दिया जिन्हें उन्होंने स्वयं गोद लिया था। एक तरीके से मिशन की शुरुआत की गई थी और ऐसा लगता है कि बीच में ही मिशन को धराशायी खुद प्रधानमंत्री ने कर दिया। 9वां सवाल भी आपके सामने हम दिखाते हैं प्रधानमंत्री के लिए जो खड़ा किया कांग्रेस ने, प्रधानमंत्री वाराणसी में महात्मा गांधी की विरासत को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हैं। तो 9 सवाल कुल मिलाकर के कांग्रेस ने दागे और ये वो सवाल है जिससे कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ पूरे बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। हालांकि इन आरोपों और सवालों पर प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी की तरफ से क्या सफाई सामने आती है या इसको तवज्जो भी दी जाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। पीएम जानते हैं कि सत्ता के शिखर पर बने रहने के लिए यूपी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर यूपी के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को डेंट लगा तो फिर इसका दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि पीएम अब यूपी को साधने में अभी से लग गए। उधर समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि अब यूपी में बीजेपी की हवा खत्म हो चुकी है और यूपी की जनता ने इंडिया गठबंधन को अपना साथी चुन लिया। ऐसे में पीएम को अब यूपी की हवा बदली बदली नजर आ रही होगी। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी कन्नौज की जनता का पहले ही धन्यवाद दे चुके हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी रायबरेली की जनता का धन्यवाद दे चुके हैं और
आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी की जनता का धन्यवाद देने आ रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो आज जब आए हैं तो पूरी तरीके से बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इंडिया गठबंधन को भरपूर समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी को आधी से भी कम सीटें उत्तर प्रदेश में मिली हैं। तो आज जब प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश आए हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति की हवा जरूर बदली नजर आई होगी। उधर पीएम मोदी खुद को मां गंगा का बेटा बताते हैं। वहीं अखिलेश ने चुनाव के दौरान उन पर आरोप लगाया कि पीएम ने काशी की कोई सुध नहीं ली। मां गंगा साफ तो नहीं हुई, लेकिन सफाई का बजट साफ हो गया। साथ ही पीएम मोदी ने जिस गांव को गोद लिया उसे भी कोई नहीं पहचानता। जिन्होंने मां गंगा की कसम खा करके, जिन लोगों ने मां गंगा की कसम खा करके ये कहा था कि मां गंगा साफ हो जाएगी, हमारे क्यूटो के लोग जानते होंगे मां गंगा तो साफ नहीं हुई, लेकिन जितना भी बजट उसके लिए आया वो सब साफ हो गया है। जिस गांव को गोद लिया था उस गांव का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है। काशी की धरती पर पहुंचे पीएम मोदी ने साफ संदेश दे दिया कि इस बार यूपी में बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रखने जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या काशी की धरती से यूपी को साधने का पीएम मोदी का प्लान काम करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।